नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के मगध में एक प्रचलित कहावत है। मगही में वो कहावत है, आप भी जानते होंगे, सूप दूसे चलनी के सहस्तर को छेद। इसको इस रूप में भी कहा जाता है कि चलनी दूसे सूप के सहस्तर को छेद। चलनी जो चाला जाता है उसे कहते हैं, और सूप को आप भी जानते होंगे, फटकने का काम। जो बेकार चीजें होती है अनाज में उसे फटकने में सूप का इस्तेमाल होता है। दोनों सफाई का काम करने वाली चीजें हैं, सामग्रियां हैं। वो हर घर में होती हैं, गांव देहात में कहीं ज्यादा सुलभ है। इसलिए कहावत भी ग्रामीण क्षेत्रों से निकली। लेकिन ये संदर्भ है, मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। मैं समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा और विस्तार से। अभी चुनाव के दौरान महागठबंधन यानी इंडिया फ्रंट के नेता लालू प्रसाद यादव ने एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी के इंतजाम किए। बड़ी तरह के कयास लगाए गए कि इस बार एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा, और दम भी भर रहे हैं कई नेता कि एनडीए बिल्कुल साफ हो जाएगा। जो भी हो, एनडीए के वोट बैंक में कितना क्षरण होता है ये तो 4 जून को सामने आ जाएगा। लेकिन अभी जो जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस संदर्भ में मैंने ये कहावत कही है आपसे, वो एक उदाहरण भर है कि एनडीए में भले इनके प्रयासों से नुकसान हो ना हो, एनडीए में थोड़ा फाइटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष उससे कहीं ज्यादा है, और वो आपके बीच चर्चा में लाना चाहता हूं। आपने शायद वो चर्चा सुनी भी होगी, इसीलिए उस कहावत का जिक्र भी किया कि महागठबंधन में कितनी इनफाइटिंग है, कितना आंतरिक मुठभेड़ है, कितना अंतर विरोध है नेताओं में और दलों में, सामंजस्य तनिक भी नहीं मिल पा रहा है। उस बात से आप बेफिक्र हैं, आप उसको भी जानिए और उसके बाद अंदाजा लगाइए कि चुनाव में नतीजे किस करवट बैठने वाले हैं। जैसे अभी जिस तरह से सीट शेयरिंग हुई, बड़ा घमासान हुआ। कांग्रेस से चाहती थी सीटें जो नहीं मिल पाई, और जिस तरह से दूसरे गठबंधन के साथी चाहते थे। हालांकि अब वो दौर निकल चुका। अब जितनी सीटें जिसे मिली हैं उस पर वो लड़ने की तैयारी में लग चुके हैं, लड़ भी रहे हैं। लेकिन बात उसकी कम, इसकी ज्यादा होनी चाहिए कि उनके अंदर मतभेद कितने हैं, कितना सामंजस्य और कितना तालमेल गठबंधन के दलों में है। ये बात नहीं उभर कर आ रही है। मैं आपको बताता हूं, अभी जिस सीट पर चुनाव हो चुके उनमें नवादा एक सीट है। नवादा में खुद राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव और वहां के 3 स्थानीय राजद विधायक, वो अनीता देवी जो अशोक महतो, क्षमा करिएगा, वहां प्रत्याशी जो हैं उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। नवादा में विवेक ठाकुर के खिलाफ इनका जो उम्मीदवार है उसके खिलाफ, श्रवण कुशवाहा के खिलाफ, ये सारे विनोद यादव और स्थानीय राजद के 3 विधायक उनके खिलाफ में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही आपने देखा अभी जो पूर्णिया में चुनाव हुआ, वहां बीमा भारती को जदयू से लाकर इन्होंने उम्मीदवार बना दिया और कांग्रेस में समाहित करके अपनी पार्टी के पप्पू यादव देखते रह गए। कांग्रेस नाक रगड़ते रह गई, लेकिन पप्पू यादव की उम्मीदवारी राजद अध्यक्ष यानी सुप्रीमो लालू यादव ने नहीं होने दी। लिहाजा पप्पू यादव ने भी ठान लिया कि हम लड़ेंगे, और उन्होंने लड़ के दिखा दिया। उसका नुकसान कितना राजद को हुआ वो आप समझ गए होंगे। वहां अब तीसरे पायदान पर चली गई हैं बीमा भारती, जो
राष्ट्रीय जनता दल की अधिकृत प्रत्याशी हैं। तो कैसे पूर्णिया में संतोष कुशवाहा की जीत या फिर पप्पू यादव की जीत की कहानी लिखी जा सकती है, वो आप इसके साथ ही समझ जाइए। अब पप्पू यादव ने अपनी निर्णायक जंग छेड़ करके मधेपुरा और सुपौल में भी एनडीए की राह आसान कर दी है और राष्ट्रीय जनता दल की मुश्किलें खड़ी कर दी है। मुश्किलें कम नहीं खड़ी हुई हैं। मधेपुरा में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जनता दल यू के नेता, उनके खिलाफ रवि के पुत्र कुमार चंद्रदीप को राष्ट्रीय जनता दल ने उतारा है मैदान में, और उनकी खिलाफत पप्पू यादव जो वहां के सांसद कभी रह चुके हैं वो खूब कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा वो 4 जून को सामने आने वाला है। लेकिन ऐसी ही और सीटें हैं। अभी झंझारपुर में चुनाव हो रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी वीडियो साझा किया हुआ है कि झंझारपुर में अगले दौर में जहां चुनाव होगा, गुलाब यादव पिछली मर्तबा 2019 में आरजेडी के यानी महागठबंधन के उम्मीदवार थे, हार गए, वो अलग कहानी है। लेकिन रामप्रीत मंडल जो जनता दल यू के एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ जो भी प्रत्याशी खड़े हैं मैदान में, उनकी शामत आ गई है। गुलाब यादव इस बार ताल ठोक चुके हैं वहां, और गुलाब यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में है। वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं। इसके अलावा जो 5 बार से अधिक वहां के सांसद रह चुके हैं, देवेंद्र प्रसाद यादव केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। आखिरकार उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल में अपनी पार्टी समाहित कर दी थी। वो भी उम्मीद में लग बैठे थे कि शायद इस बार उन्हें फिर राष्ट्रीय जनता दल मौका देगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने मौका नहीं दिया और देवेंद्र प्रसाद यादव अंततः छोड़कर निकल गए राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर निकले ही नहीं, इस पूरे चुनाव में वो उनका अभियान है कि जो यादव समाज जिस पर वो ताल ठोक करके लालू यादव कहते हैं कि ये तो हमारा अपना है, यानी वो मुस्लिम यादव समीकरण को अपना यादव के खिलाफ या यादव समुदाय को ये बताने में देवेंद्र यादव और पप्पू यादव बखूबी लगे हुए हैं कि यादव वही लालू हो सकता है जो सिर्फ लालू यादव के परिवार का हो या फिर उनकी गणेश परिक्रमा करने वाला हो। तो ऐसे में देवेंद्र यादव और गुलाब यादव क्या कहानी लिखेंगे वो भी 4 जून को आप समझ लीजिएगा। लेकिन इसके अलावा अभी देखिए मुंगेर में, जहां मुंगेर में ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, डीए के प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और बड़े स्टार प्रचारक उनके पक्ष में जा चुके हैं। अशोक महतो कुख्यात, कभी किसी गली कूचे में रहे होंगे, उन्होंने खरमास में उनकी शादी करा दी लालू यादव ने। अनीता यादव उनकी पत्नी को मैदान में उतारने के लिए, और मैदान में नवोढ़ा पत्नी उतर तो गई हैं, लेकिन मुंगेर में हालात ये हैं कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी में रहते हुए भी, आपको मालूम है कि अनंत सिंह का एक जलवा है, एक रुतबा है, और मुंगेर में उनका खास असर है। मुकामा तक के टाल में तूती बोलती है अनंत सिंह की। अब ऐसे में अशोक यादव जैसे कुख्यात को मैदान में उतार करके ललन सिंह की राह को मुश्किलों में डालने का काम किया, बल्कि अनंत सिंह को भी एक चुनौती दी। तो अब स्वाभाविक रूप से नीलम देवी उनकी राष्ट्रीय जनता दल की विधायक, वो खुल के उनके खिलाफ मैदान में, यानी अनीता देवी अशोक महतो की पत्नी आरजेडी महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ आ गई। शिवहर में जो प्रत्याशी ऋतु जायसवाल को इन्होंने मैदान में उतारा है, एनडीए से इस बार जनता दल यू के लवली आनंद मोहन की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, और वहां से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक
आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद ही इनका विरोध कर रहे हैं, यानी रितु जायसवाल के विरोध में वो मैदान में डटे हुए हैं। स्वाभाविक है, उनकी मां चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए ये होना भी लाजमी होता है। लेकिन पाटलिपुत्रा जो पटना की सीट है, यहाँ भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। और दिलचस्प मुकाबले में इस बार जो राष्ट्रीय जनता दल की लालू यादव की बड़ी पुत्री मीसा भारती चुनाव मैदान में फिर उतरी हैं, उनके खिलाफ काम खुल करके तो नहीं, लेकिन रामकृपाल यादव के पक्ष में मूक समर्थन राष्ट्रीय जनता दल के 2 विधायक, दानापुर के रीतलाल यादव और मनेर के भाई वीरेंद्र, जो लालू यादव के बड़ी करीबी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, उनकी है। और वो पहले भी इस तरह से मैदान जीतते रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग, जो लालू यादव के नजदीकी लोग हैं, वो चुप बैठ जाते हैं। चुप बैठने की वजह क्या है, इसका जिक्र मैंने अभी किया, क्योंकि इन्हें लगता है कि सिर्फ लालू परिवार ही यादव समाज का अगुवा हो सकता है, उसी का भला होना चाहिए। ये संदेश चला गया है, और ये संदेश जब चला गया है तो स्वाभाविक रूप से यादव समाज के दूसरे लोग रुख तो अलग करेंगे ही। और रुख इन्होंने जो किया है, पिछली बार उसका नतीजा सामने आया, और फिर उसी की राह पर चलता हुआ पाटलिपुत्रा का चुनाव दिख रहा है। अब थोड़ा सा और बात करेंगे आरा, सासाराम, काराकाट, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में राजद के यानी राष्ट्रीय जनता दल के स्थानीय विधायक और नेता ही विरोध कर रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हैं? महागठबंधन के उम्मीदवारों का। आप देख लीजिए, छानबीन कर लीजिए, आप इत्मीनान हो जाइएगा कि क्या परिदृश्य है वहां। अब कांग्रेस के कमजोर और अलोकप्रिय नेताओं को टिकट देने से भी बहुत ज्यादा पनपा है, और ये महाराजगंज में दिख रहा है। महाराजगंज में कभी प्रभुनाथ सिंह सांसद हुआ करते थे, अब वो सजा याफ्ता हैं, जेल में हैं, लेकिन उनके पुत्र रणधीर सिंह को इस बार बागी होकर मैदान में उतरना पड़ा निर्दलीय, और उन्हें उनका समर्थन मिल रहा है। किनका? उन्हें प्रभुनाथ सिंह के बड़े भाई और विधायक जो उनके भाई हैं उनका और उनके पुत्र का उनके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार के विरोध में ये खुलकर सामने आया है। रणधीर सिंह का साथ दे रहे हैं, यानी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। महागठबंधन ने इस बार महाराजगंज में जनार्दन सिग्रीवाल, जो बीजेपी के निवर्तमान सांसद है, वो उम्मीदवार भी हैं, उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं मिला। कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल ने सीट दे दी, प्रभुनाथ सिंह के बेटे को नहीं देना चाहते थे, इसलिए अब कांग्रेस को दे दिया। और कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश सिंह, वो लालू यादव के बड़े करीबी हैं, उनके बेटे को मैदान में उतार दिया गया, आकाश सिंह को। आकाश सिंह अभी बिल्कुल नए नौहर है, उनको राजनीति की समझ नहीं है, क्या लड़ पाएंगे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जैसे हस्ती से। और वहां जो की ताल ठोक करके प्रभुनाथ सिंह सीट निकालते रहे हैं, राजपूताना है महाराजगंज, वहां की सीट पर वो बिहार एक फैक्टर तो है, लेकिन आकाश सिंह के समर्थन में कितनी जनता जुट पाएगी, जितना लोगों का समर्थन मिल पाएगा, ये आप समझ सकते होंगे। और अब तो जिस तरह से रणधीर सिंह ने ताल ठोक दी है प्रभुनाथ सिंह के बेटे ने, और उनके बड़े भाई तथा और जो परिवार के सदस्य हैं, वो सब खुल करके मैदान में रणधीर सिंह का समर्थन कर रहे हैं, तो कांग्रेस उम्मीदवार की क्या हैसियत रह जाएगी, आप समझ सकते हैं। वैशाली की बात करूंगा। वैशाली में मुन्ना शुक्ला इन्होंने प्रत्याशी बना दिया है, और मुन्ना शुक्ला के खिलाफ राजद के सांसद क्षमा करिएगा, वहां के सांसद रह चुके एनडीए के रामा सिंह, जो राजद में चले गए थे, उन्होंने
छोड़ दिया, बगावत कर दी और वो विरोध कर रहे हैं मुन्ना शुक्ला का। अभी भागलपुर का चुनाव हो चुका, कटिहार का चुनाव हो चुका, दोनों ही सीटों पर कयास लगाए गए कि एनडीए को नुकसान हो रहा है, लेकिन भागलपुर में मैं नहीं मानता हूं कि नुकसान है। भागलपुर में फिर इस बार अजय मंडल की जीत सुनिश्चित हो गई है और वहां हालात भी थोड़े दूसरे हो गए थे। बुलो मंडल जैसे नेता राष्ट्रीय जनता दल के और उनकी पत्नी वर्षा जो पूर्व विधायक हैं, वो राजद छोड़कर इसीलिए चले आए कि उनकी बात नहीं सुनी गई और अजीत शर्मा को जो कांग्रेस के विधायक है वहां स्थानीय, उनको प्रत्याशी बना दिया गया। कटिहार में चुनाव हो चुका है, कटिहार में तारिक अनवर जैसे कांग्रेस के दिग्गज चुनाव मैदान में है, लेकिन लालू यादव ने पहले अशफाक करीम को वहां से उम्मीदवार बनाने का भरोसा दिया था। अंतिम क्षणों में उन्होंने ये सीट कांग्रेस को दे दी। तारिक अनवर जैसे नेता के लिए ये सीट छोड़ना लाजिमी भी है। मैं तारिक अनवर के लिए ये सीट छोड़ने का हिमायती नहीं हूं, लेकिन तारिक अनवर जैसे दिग्गज नेता जिन्होंने इस बार कह दिया है कि वो आखिरी चुनाव है, उनके लिए इतनी भलमनसाहत दिखाने से पहले राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो को अशफाक करीम के साथ ये वादा नहीं करना चाहिए था और जब उन्होंने वादा फरोशी की तो उसका नुकसान भी उनको झेलना पड़ रहा है। अशफाक करीम चले आए जनता दलियों में और खुल करके उन्होंने तारिक अनवर का विरोध किया। कहते तो हैं कि तारिक अनवर इस बार का चुनाव शायद जीत जाए, नतीजा आना बाकी है, 4 जून तक तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन ये सारे नक्शे जो मैंने आपके सामने खींचे हैं, जो बात आपसे कही है, उस पर जरा गौर फरमाइए कि सूप दूसरे चलने के कि सहस्तर को छेद बात सही है या नहीं है या नहीं है। ऐसा एनडीए विरोध है तो है और एनडीए के वोट बैंक में क्षरण की कोशिश ये कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन फिर इनके दामन में कितना पाक साफ आंचल है वो भी तो ये जरा देख लें। आप घर में ही एक तरह से घुप अंधेरा हो तो दूसरे को उजाला दिखाने से क्या फायदा, और मशाल जलाकर के सड़क को रोशन करने से क्या फायदा। आप घर संभालिए, पहले घर को रोशन कीजिए फिर आगे देखिए। लेकिन हाँ, देखना बहुत कुछ है अभी और आप भी जरा देखते रहिए। आपके साथ मेरी बात और बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपसे निवेदन मैं करता हूं और बार बार करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अगर सही लगे आपको, मेरा विश्लेषण, मेरा मूल्यांकन सही लगे तो इसको एक लाइक तो बनता है, आप लाइक दे दीजिए और फिर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिए। लेकिन बार बार कहूंगा, निवेदन करूंगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर बात करते हुए। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।